अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 8 करेंगे, फैमिली फीलिंग्स, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था डियर ओली। इसकी आज हम पैराग्राफ नंबर 3 से ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है कि हॉस्पिटल से कुछ अरसे बाद ही, कुछ थोड़े टाइम के बाद ही मैट जो है वो घर पे पहुंच गया फाइनली। और वो कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहता था, फूस यानी कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहता था, उसने पहले ही कह दिया था। और इसलिए उसका कोई ग्रैंड वेलकम नहीं हुआ और सारे घर वाले खामोश थे। लेकिन शुरुआत में जब वो अपने घर गया, उसके जो शुरुआती दिन थे उसमें विजिटर्स और ज़्यादातर रिलेटिव जो है वो कम एंड वेंट यानी मुस्तकिल तौर पर घर पर आ जा रहे थे उसे देखने के लिए। मैट जो है वो सारी सिचुएशन को फूलिंग नज़र से देख रहा था कि किस किस्म के अजीब लोग हैं जो यहाँ पर आए जा रहे हैं। वो खुद इरिटेट हो रहा था बेसिकली, लेकिन जो है यही तरीका था उसको डील करने का, क्योंकि वो अपने आप को तो डिग्रेड कर नहीं सकता था ना। तो इसीलिए वो उनको देख रहा था अजीब नज़रों से, क्योंकि वो लोग उससे जैसा फीडबैक दे रहे थे, उसे देखने के लिए जिस तरह आ रहे थे, तो वो अपने आप को जो है अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना चाहता था। इसलिए वो उन्हें ही फूल समझना शुरू कर रहा था, अपने माइंड को चेंज कर रहा था ताकि उसे एकदम डिग्रेड फीलिंग ना आए। ठीक है, अब वो कहता है गांडी बेथल जो कि उसकी आंट थी वो खास करके बहुत अजीब सी थी। जब भी मैट उनको अपना जो टॉर्सो ऊपर करके अपना पाँव दिखाता था तो मैट कहता था कि लव मी माई पैग, यानी मेरे पाँव से जो है ना को प्यार की नज़र से आप देखो। ये एक इसकी लाइन होती थी। और दूसरी जो एक इसकी लाइन होती थी कि आप जो है बायोनिक मैट से मिलें। बायोनिक मैट होता है, बायोनिक का मतलब होता है कि आर्टिफिशियली कोई पार्ट बॉडी का जो आपकी बॉडी में लगा हुआ हो। तो इसलिए वो कहता था कि मैं आर्टिफिशियल मैट हूँ, बेसिकली वो ये कहना चाहता था। और ये वर्स्ट जोक था सबसे। ठीक है, और कहता था देखो मेरा एक पाँव मेरी ज़िंदगी में ही मुझसे अलग हो गया। ठीक है, ओली ये सब कुछ सुन के जो है बहुत अनकंफर्टेबल होती थी, क्योंकि ये ब्लैक ह्यूमर था। ब्लैक ह्यूमर कहते हैं कि जो आप ब्लैक ह्यूमर कहते हैं नॉन सीरियस वे में बात करना किसी भी सीरियस बात पे। ठीक है, ये सीरियस बात थी ना जिसके पाँव कट गया था, लेकिन वो नॉन सीरियस था तो मजाक उड़ा रहा था। तो हालांकि ये सीरियस बात थी, तो ये इसका मीनिंग क्या है, नॉन सीरियस वे ऑफ डीलिंग सीरियस सब्जेक्ट। ठीक है, ब्लैक ह्यूमर का मतलब ये होता है। ठीक है, और क्या है, हालांकि उसका टांग कट गई थी तो उसको सीरियस होना चाहिए था, लेकिन वो उसका मजाक बना रहा था। ये बात ओली को अनकम्फर्टेबल कर रही थी। फिर जो है वो जब खामोशी हो जाती थी, बिल्कुल सब कुछ हर कोई खामोश हो जाता था, तो मैट जो है वो अपनी बहन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था कि अगर मैं नहीं हंसूंगा इनके ऊपर तो मुझे रोना आ जाएगा ओली। और जो है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ सह लिया है अपनी लाइफ टाइम में इस चीज़ को लेकर। ठीक है, लोग आते ही जाते हैं, अजीब नज़रों से देखते हैं, तो कहते हैं बस मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ, अब मैं जो है मज़ीद और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पैराग्राफ नंबर 4 में बात हो रही है कि मैट ने सोचा कि जो है बुरा वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ था। जब वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाता था या रेगुलर चेकअप्स के लिए जाता था, तो हर एक किसी ना किसी का जो है वो एक लिम्ब नहीं होता था, एक पाँव मिसिंग होता था। और हर कोई जो है ना में किसी में कोई फ़र्क नहीं लग रहा था, क्योंकि सब एक जैसे ही वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे। ठीक है, एक ही जैसे लोग थे, मरीज़ थे, पेशेंट्स थे, लाइक उसकी तरह। ठीक है, तो कोई भी अलग तो दिख नहीं रहा था, लेकिन हर रोज़ उसे फेस करना होता था। एंड्योर कहते हैं बर्दाश्त करना होता था। अवर्टेड कहते हैं स्टॉप स्टिल आइज, जब आप कोई अजीब तरीके से चल रहा होता है तो आपकी आंखें उसके ऊपर निगाह रुक जाती है ना, तो कह रहे ऐसी आंखों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा था। हर्स्ट एडमायरेशन, यानी लोग खामोशी से जैसे बेचारा कह के जो नहीं मासूमियत से देख रहे होते हैं आपकी तरफ से, आपको एडमायर कर रहे होते हैं, प्यार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहते हैं वो एंडलेस सिंपैथी थी, यानी लोग जो है मेरे उसमें गमज़दा होने हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, कंसर्न थे, जो लोग सही थे ना, जो इस तरह से उसे देख रहे थे कि वो लंगड़ा रहा है। गोंटी जो है ना वो सबसे बुरी थी। वो कहता है कि अगर मैंने एक दफ़ा भी उससे माँ को कहते हुए दोबारा ये सुन लिया कि मैं कितना वंडरफुल हूँ, यानी मैं कितना अच्छा हूँ, इसने ओली को कहा, तो मैं उसे डांस कराऊंगा अपने क्रचेस से। बॉब कहते हैं डांस, और क्रचेस जो है वो स्टिक को कहते हैं। कहते हैं मैं अपनी स्टिक से उसको डांस करवाऊंगा। सच में मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी लाइफ को दोबारा नॉर्मल तरीके से जिए और अपने इस पाँव के बारे में भूल जाए। लेकिन जो है इतनी जल्दी उसकी पेन ख़त्म होने वाला नहीं था, इसका जो अंदर का दर्द था वो ख़त्म होने वाला नहीं था। उसको एक्सरसाइज बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि वो कई घंटों तक एक्सरसाइज करवाते थे रोज़ाना, ताकि उसके मसल स्ट्रेंथन रहें, यानी पावरफुल रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। वो जानता था ये बात कि उसे करना ही पड़ेगा, लेकिन वो लोथ कहते हैं डिसलाइक करता था हर मिनट उसका एक्सरसाइज का। डॉक्टर्स थे जो विज़िट करते थे, नर्सेस थी,
जो विज़िट करती थी। और ड्रेडेड कहते हैं, लेकिन उसे खौफ भी महसूस होता था कि वो उसे वापस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा चेकअप्स के लिए, क्योंकि वो बाहर से अंदर उसको हॉस्पिटल वापस बार बार जाना पड़ रहा था। तो उसको सब जो चीज़ वो भूलना चाह रहा था ना, वो सब उसको याद आ रहा था बार बार, क्योंकि जैसे ही वो उस हॉस्पिटल में एंटर होता था उसको वो सारा वो पेन सब जो है वो वापस याद आता था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था ये सब कुछ भूलने में। फिर वो अफसरदा रहने लगा जब ऐसी सिचुएशन बार बार उसके सामने आ रही थी। और जो है वो लिखना भी बंद कर दिया उसने यतीम बच्चों के लिए। उसको बहुत पेन हो रहा था और ये जो है अपनी लाइफ को ऐसे दिख रहा था कि इसकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई है। इसने अपना जीना छोड़ दिया था, एबेंडन मतलब छोड़ दिया था, ठीक है, उसने जीना छोड़ दिया था क्योंकि उसको इतनी तकलीफ़ हो रही थी। वो अपने आप से हार मान चुका था, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। डिस्पेयर कहते हैं कि लूज़ होप, ठीक है, उसने क्या कर दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी। और जो है इसको कुछ भी जो है नहीं चाहिए था या किसी चीज़ से भी उसको गर्ज नहीं था। पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है कि सिर्फ ओली ही वो थी जिसके साथ वो रहना पसंद करता था, क्योंकि वो उसको ऐसे ही ट्रीट करती थी कि जैसा वो था और जैसे पहले इन दोनों के दरमियान जैसा रिश्ता था वैसे ही। वो उसके साथ सुबह स्कूल जाता था हर सुबह को, लेकिन अपनी स्ट्रिक लेके जाता था ताकि उसको मदद हो चलने में। और वो मैनेज कर लेता था किसी भी तरीके से उधर और वापस आ जाता था। और कभी कभार वहीं पर रहता था ताकि उससे मिल सके जब वो बाहर आए। और जब वो घर वापस आने लगे थे एक दिन आफ्टरनून में, तो ओली ने नोटिस किया कि सॉयलर्स जो है वो प्ले खेल रहे हैं ट्री के ऊपर ऊपर की तरफ खेल रहे हैं। उसने ये बात नोटिस की। आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसलिए आप इसको यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के ज़रिए से ही और आपके वॉच टाइम के ज़रिए ही आप इसको वीडियोज़ को देखोगे, तभी ही जो है वो ये चैनल चल पाएगा, रन कर पाएगा अच्छे से। होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।